हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉलेज मिनट पे। आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट नीट के बारे में। नीट से रिलेटेड जितने भी आपके दिमाग में सवाल चल रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो ट्वेल्थ में हैं या ट्वेल्थ करके अभी आए हुए बोर्ड के एग्जाम्स देकर, या जो अभी नीट का जो फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, जिनको नहीं पता है, नीट का एन भी नहीं पता, उन सभी का आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि नीट होता क्या है, नीट जो कंट्रोल करता है कौन सा बॉडी करता है, नीट में कौन कौन से कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, और नीट का जो फॉर्म भरने के लिए कितना खर्च आता है, इसका कब फॉर्म आता है, या एलिजिबल कौन से लोग होते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ने रहते हैं, सिलेबस क्या होता है, यानी कि नीट से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए ना इस वीडियो में मिलने वाला है। आप एक इस वीडियो को देखते हैं तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक बुक, जो ये बुलेटिन बोला जाता है, ठीक है, और हर साल एनटीए निकालती है। तो नीट जो होता है ना, नीट जो होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है। इसको जो कंट्रोल बॉडी है ना, उसको कंट्रोल जो करती है, कंडक्टिंग जो बॉडी है ना, इसको करती है आपको एनटीए। एनटीए क्या है? एनटीए एक संस्था है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको बोलते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपको जो जेई का जो एग्जाम होता है ना, वो भी यही कंट्रोल करती है, एनटीए करती है। एक संस्था है जो क्या कराती है, एग्जाम्स कराती है। ठीक है, इसके पहले जो है ना 2019 के पहले इस जो ये एग्जाम करवाती थी सीबीएसई करवाती थी। ठीक है, अब कौन करवा रहा है? एनटीए करवा रहा है। 2000 से कौन करा रहा है? एनटीए करवा, जिसको हम लोग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं। और एक और बात है कि इस कोर्स के माध्यम से इस एग्जाम्स के माध्यम से कि कौन कौन से कोर्स में आपका एडमिशन होता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना आपका, शुरू में इसको हम सुलझाते चलते हैं। ठीक है, एनटीएस नीट के माध्यम से जब नीट का आप एग्जाम्स देते हैं ना, ये ऑल इंडिया लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें एडमिशन मिलता है एमबीबीएस। जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग ट्वेल्थ के बाद डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिन डॉक्टर में करियर, मेडिकल फील्ड में अपना करियर आजमाना चाहते हैं, तो वो लोग इस एग्जाम से गुजरते हैं। उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है बीडीएस, जो दांत के डॉक्टर होते हैं। उसके बाद आपको बीएमएस में एडमिशन मिलता है। उसके बाद बीएचएमएस में आपको मिलता है, बीयूएमएस में मिलता है, बीएसएमएस में मिलता है। एक और कोर्स होता है आपको बीवीएससी में मिलता है, जो वेटनरी के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, इन सभी में कोर्स में एडमिशन होता है। इस साल 2026 के रूल के अनुसार ना, इसमें और सारे कोर्स जुड़े, पैरामेडिकल के जो 2 कोर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको नहीं जानते मैं बता दूं, बीपीटी और बीओटी। ठीक है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये भी 5 साल का कोर्स होता है। 4 साल पढ़ाई होती है और 1 साल इंटर्नशिप होते हैं। ये जितने भी आप कोर्स देख रहे हैं ना, इन सभी का जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, 5 साल, 4.5 साल, 5 साल, 6 साल होता है। ठीक है, उसमें हम लोग आगे बात करेंगे। तो इन सभी कोर्स में एक और कोर्स आपको मैं बता दूं, एक होता है बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो देख लीजिए इतने कोर्स में एडमिशन होता है किसके माध्यम से? नीट के माध्यम से। तो नीट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद से सबसे जरूरी जो चीज होता है ना, बहुत अभी क्या है, अभी इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, क्योंकि 8 फरवरी से, यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 फरवरी से क्या हुआ है ना, कि फॉर्म का डेट आया हुआ, और ये कब तक चलेगा? 8 मार्च तक चलेगा। कब तक चलेगा? 8 मार्च तक चलेगा। ठीक है, देखिए इसमें सारी चीज लिखा है जो मैंने बताया आपको। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जानने वाला जो चीज है ना, ये फॉर्म जो शुरू हुआ है 8 मार्च से हुआ है। ठीक है, और 8 फरवरी से हुआ है और 8 मार्च तक चलेगा। इसमें फी कितना लगता है सर? अगर आप जनरल से आते हैं ना, तो आपको 1700 रुपया देना होगा। अगर आप जनरल ईडब्ल्यू से आते हैं, जनरल ईडब्ल्यू से आते हैं ना, तो आपको देना होगा कितना? 1600 रुपया। कितना देना होगा? 1600 रुपया। अगर आप कैटेगरी से अगर आते हैं तो आपको लगेगा एससी, एसटी, ठीक है, पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर। ठीक है, थर्ड जेंडर, तो उसमें आपको लगेगा पता है कितना? 1000 रुपया आपको खर्च लगेगा। ये जो एग्जाम्स होता है, ये एग्जाम्स जो होता है, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, 3 मई को एग्जाम्स होने वाला है, अब 2026 में। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। और आपको 3 घंटे ये एग्जाम्स होता है। और हम लोग बात करेंगे, एक चीज आप इधर देख रहे हैं, इसमें आप क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो ये फॉर्म फिलअप करने की डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ। जब आपका काउंसलिंग होगा, तो हम लोग हैं आपका काउंसलिंग करने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम आपको बताया जाएगा सर एक एक चीज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड या वैलिड फोटो आईडी, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया होगा कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, वो लगेगा। इसमें आपका आधार हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पैन हो सकता है, ड्राइवरी लाइसेंस हो सकता है, और क्लास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये क्यों रहता है? ये क्योंकि डेट ऑफ बर्थ को आपको क्लियर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद से जो थर्ड डॉक्यूमेंट होता है ना, आपको क्लास 12 का मार्कशीट या क्लास 12 का एडमिट कार्ड। आप यहाँ पे एक चीज कहेंगे कि सर 12 का एडमिट कार्ड का क्या जरूरत है? जो लोग अपियरिंग है, अभी मान लीजिए जो लोग 2026 में क्या कर रहे हैं, 12 के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उन लोगों के पास तो मार्कशीट होगा नहीं, तो वो लोग अपना एडमिट कार्ड से फॉर्म भर सकते हैं। अभी जब तक इसका फॉर्म का टाइम है, आप फॉर्म भर सकते हैं एडमिट कार्ड के माध्यम से। ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद से आपके फोटो होना चाहिए। ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपको अच्छे मार्क्स आप लाते हैं, नीट में अच्छे स्कोर करते हैं, रैंक लाते हैं, तो आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए भी यही फोटो की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे धांधली होता है ना, तो लोग इस चीज को एनटीए ने क्लियर रखा है। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और नीट का जो इसका साइज है फोटो का, वो आपके पास होना चाहिए, फोटो आपके पास होना चाहिए। रिसेंट सिग्नेचर आपका होना चाहिए,
ये सिग्नेचर हो सकता है आपको ब्लैक पेन से और व्हाइट पेपर पे, ठीक है, स्कैन। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टेट कोटा में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट उस टाइम बहुत मैटर करता है, ठीक है। SC ST OBC NCL EWS लेटेस्ट और वैलिड अभी का आप बनवा सकते हैं, ठीक है। डोमिसाइल होना चाहिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तो कई जगह निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपके पास होना चाहिए। ये मेनली होता है स्टेट कोटा के लिए, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां पे। और थंब इंप्रेशन लगता है, ठीक है, ब्लू ब्लैक इंक स्कैन क्लियरली, ठीक है। और एक आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है, और एक ईमेल आईडी होना चाहिए वैलिड। ये काउंसलिंग में बहुत काम करता है, क्योंकि जो भी चीजें होती है आपको इन्फॉर्मेशन उसी पे आता है। हम उम्मीद करते हैं आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं कि सर पैटर्न क्या रहने वाला है एग्जाम्स का, ठीक है। मैं आपको बता दूं, देखिए एग्जाम्स का जो पैटर्न होता है ना, ठीक है, इसमें आपको मेनली 4 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। 4 सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका फिजिक्स होता है, एक होता है आपका केमिस्ट्री होता है, एक होता है आपका बोटनी होता है, एक होता है आपका जूलॉजी होता है, ठीक है। और सभी का जो वेटेज होता है ना 25% होता है। सभी सब्जेक्ट का वेटेज कितना होता है? 25% होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? टोटल 100% हो गया। आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ना बोटनी और जूलॉजी को ही हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी में कंक्लूड करते हैं। तो यानी कि 50% जो सिलेबस है ना सिर्फ आपका बायोलॉजी है। 12th में अगर आप बायोलॉजी लिए हैं और नीट करना चाहते हैं तो बहुत सही चीज है, क्योंकि इसके बिना तो होता भी नहीं है। लेकिन आपका जो सब्जेक्ट का जो वेटेज है ना, यानी कि सबसे ज्यादा आपको पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा? बायोलॉजी पढ़ना होगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर वही यहाँ पे दिखाया गया है। जो एग्जाम्स होता है MCQ होता है। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। आपको एक क्वेश्चन है कि उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। जो एग्जाम्स होता है, जो मार्क्स की अगर बात करें, ठीक है, तो 45 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, ठीक है। क्वेश्चन की अगर इसमें बात करें हम ना, तो 45 रहते हैं आपका फिजिक्स में, उतना ही रहता है 45 आपका केमिस्ट्री में, और बोटनी में भी रहता है 45, और जूलॉजी में रहता है 45, ठीक है। उसके बाद से अगर बात करें, टोटल हो जाता है आपका ये, इसको हटा दें, आप समझ गए होंगे, ठीक। टोटल जो ये क्वेश्चन होगा ना आपका, अगर सारे क्वेश्चन को हम लोग ऐड करते हैं ना, 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45, कितने सब्जेक्ट थे? 4 सब्जेक्ट। कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो ये सबको जब ऐड करते हैं ना, ठीक है, तो ये हो जाता है 180। 180 क्वेश्चन होते हैं, और कितना, एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का होता है। ये हो जाते हैं आपका 720 मार्क्स का एग्जाम होता है। टोटल अगर ग्रांट की बात करें, टोटल मार्क्स का कितना होता है? 720 होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और एक और चीज है, इसमें क्या है ना कि नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम है। नेगेटिव मार्किंग ये क्या होता है सर? नेगेटिव मार्किंग, अब अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, गलत करते हैं तो 1 मार्क्स क्या होते हैं? कट जाते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप सही करते हैं, आपका अगर आंसर राइट होगा, ठीक है, तो आपको कितने मार्क्स मिले? 4 मार्क्स। अगर नेगेटिव में जाएगा तो आपको 1 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन को कुछ नहीं करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 0, ठीक है। तो बेहतर है कि आपको अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप क्या करें, उस क्वेश्चन को छोड़ ही दें, ठीक है, नहीं तो आप नेगेटिव में चले जाएंगे। ये तो रहा आपका, ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गया, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं। एक और चीज है आपको मैं बता दूं, ये जो एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलो कैसे एग्जाम्स होता है, क्या सर पेन कॉपी, अभी तक तो हम लोग पेन कॉपी से एग्जाम देते आए हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्स होता है ऑफलाइन होता है, और पेन पेपर पे एग्जाम्स होते हैं। कलम कॉपी से आप क्या करते हैं? OMR शीट जैसे भरते हैं ना, जो ऑब्जेक्टिव के लिए 12th क्लास में, तो ऐसा ही करते हैं, ठीक है। और आपको आंसर फिल करने होते हैं, ऐसे गोले रहते हैं, आपको उस गोले को क्या करना रहता है? फिल करने, ठीक है, क्लियर। अब आइए उसके बाद से बात करते हैं कि सर कौन से लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन से लोग एलिजिबल होंगे और कब एलिजिबल होंगे। क्या ये एग्जाम 10 साल का बच्चा भर सकता है, या 15 साल का बच्चा भर सकता है, या 50 साल का कोई आदमी भर सकता है फॉर्म को? तो मैं बता दूं आपको कि जिस साल एग्जाम्स होता है, ठीक है, जिस साल एग्जाम्स होता है 31 दिसंबर जो होता है ना उस साल का, ठीक है, उस टाइम तक आपको कितना हो जाना चाहिए? 17 साल आपका एज हो जाना चाहिए। मिनिमम एज की जो बात करता है एनटीए, कितना आपके पास 17 साल होना चाहिए। और एक और बात पूछा, जैसे कि मैंने बोला 50 साल का कोई इंसान भर सकता है, हाँ भर सकता है, ठीक है। अपर लिमिट की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये रहा आपका एलिजिबिलिटी। और 10+12 में क्या होना चाहिए? 10+12 में आपका क्या होना चाहिए? पीसीबी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीसीबी होना चाहिए, ठीक है। ये रहा आपका कौन से लोग एलिजिबल होंगे, ये आपको बता दिया। एक और सवाल है कि क्या सर लैंग्वेज जो होता है, क्या एक ही लैंग्वेज में होता है? हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, उर्दू में क्या होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा देश है भारत, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे कई तरह के भाषा, कई तरह के कल्चर, सब लोग रहते हैं यहाँ पे ना। तो इसमें क्या किया गया, एक नियम मैं आपको बता दूं, कोई भी भाषा, 13 अलग अलग भाषा में ये मीडियम में आपको एग्जाम्स होते हैं। कितने भाषा में? 13।
13 लैंग्वेज में ये एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। बहुत बड़े एग्जाम्स होते हैं, 23 लाख 24 लाख 25 लाख लोग इस एग्जाम्स को देते हैं, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये अलग अलग भाषा, असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। उर्दू में भी होते हैं, ठीक है। कोई भी भाषा आप लीजिए, मान लीजिए हम उर्दू ले लिए, उर्दू आप ले लिए, तो उर्दू के साथ साथ आपको इंग्लिश में भी पेपर रहेगा, तो आपको चिंता करने की नहीं जरूरत है। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े जाते हैं, वो कहते हैं कि सर हमको इंग्लिश समझ में नहीं आता। अरे यार कोई बात नहीं, हिंदी आप ले लिए, साथ में आपको तो इंग्लिश तो मिलेगा ही। ऐसे ही साइंस का जो टर्म होता है, टर्मिनोलॉजी जो होती है ना, इंग्लिश में ही ज़्यादा समझ में आती है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपकी जो भाषा है उसमें आपका पेपर रहेगा साथ में, रीजनल जो आपकी लैंग्वेज है, और साथ में आपको इंग्लिश में मिलेंगे, ठीक है। ये रहा लैंग्वेज की बात, ठीक है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बता दिया ये बात, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ आपको, क्लियर हो जाए ताकि चीजें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी रहता है, ठीक है। तो इसमें होता है 45 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 180 होते हैं, और एक जो होता है 4 मार्क्स होता है, तो कितना हो गया 700, सॉरी कितना हो गया आपका 720 हो गया। ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बताया। और सही करते हैं तो +4 आपको नंबर मिलते हैं, और गलत करते हैं तो -1 हो जाता है, और कुछ नहीं करते हैं तो 0 होगा। ऐसी बात है। एक और बात करते हैं हम लोग कि नीट कंपटीशन की बात करते हैं। मान लीजिए जिस दौर में आप जा रहे हैं वहां का क्या हालात है, ये भी तो जानना होगा, ठीक है। देखिए एक आपको डाटा मैं बता रहा हूँ, नीट 2024 की अगर बात करें, इसमें 23 से 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। कितना? 23 से 24 लाख, ठीक है। हालांकि सारे लोग सीरियस नहीं होते हैं, 1-2 लाख ही लोग सीरियस होते हैं, बट लोग इतना फॉर्म भरते हैं, देश भर से बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं, ठीक है। और 25 की बात करें तो 22 लाख 22.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। तो ये रहा। क्या सर इतना सीट है, इतना लोग भरते हैं, क्या सबको मिल जाता है? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या है, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको। अगर सीट की अगर हम लोग बात करें ना, ठीक है, हालांकि जो वर्तमान सरकार है उन्होंने बोला है कि मेडिकल कॉलेज बढ़ाया जाएगा और सीटें को बढ़ाई जाएगी, बट गवर्नमेंट होती है बोलने के लिए, ठीक है, अच्छी बात है, बोलना चाहिए, ठीक है। तो टोटल बात करें गवर्नमेंट सीट की, तो आपको मान के चलते हैं कि 70,000 सीट है। कितना सीट है? 70,000, ठीक है। और टोटल मिला दिया जाए, इस टोटल को अगर हम लोग काउंट करते हैं ना, तो 1,28,000 जो सीट है आपको टोटल है। टोटल इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल जाते हैं। तब अलग अलग कोर्स है, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया, इसमें सिर्फ एमबीबीएस नहीं, आयुष के जो कोर्सेस है, पीडीएस है, पीडीएस का अलग है 27 से 30,000 है, और आयुष के 52,000 सीटें हैं, ठीक है। वेटनरी की सीटें, वेटनरी का सबसे ज्यादा कम है। बीएससी नर्सिंग है, एमएनसी के जो एग्जाम्स होते हैं मिलिट्री का नर्सिंग, उसका है। तो ये कहा जाए तो लमसम में देखा जाए तो 2 लाख के करीब में प्राइवेट गवर्नमेंट सब मिला के देखा जाए तो आपका सीट है। लेकिन लोग कितना भर रहे हैं फॉर्म? आपके 23-24 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। तो कंपटीशन तो है यार इसमें, नो डाउट, इसका कोई नहीं है, ठीक है। एक और उसके बाद होता है कि सर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कंपटीशन है, हम एग्जाम दे दिए, सब चीज कर लिए, लेकिन नीट करने के बाद क्या होता है? नीट एग्जाम दे दिए, उसके बाद मैं क्या करूं, ठीक है। देखिए नीट एग्जाम देने के बाद, जैसे आप नीट एग्जाम दे देते हैं ना, उसके बाद से 2 चीज होता है। मार्क्स आपका अच्छा आया है, मार्क्स मान लीजिए आपका अच्छा आया, 600+ गया, 600+ जब जाते हैं तो आपको चांस है, पूरा चांस ये क्या है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं, एक एमबीबीएस सीट आपको मिल जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कैसे मिलता है? इसके लिए आपको करना पड़ेगा काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग जो होता है ना, वहां पे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब नीट के एग्जाम आप दे देते हैं, नीट के बाद क्या होता है? काउंसलिंग होता है, ठीक है। मार्क्स आपका रिजल्ट आ गया, उसके बाद क्या होता है? इसी टाइम से मेन प्रोसेस शुरू होती है, ठीक है। ये 2 तरीके से काउंसलिंग होता है, एक होता है ऑल इंडिया का, एक होता है स्टेट का, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आ जाती है ऑल इंडिया में, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा से होता है और स्टेट में। ऑल इंडिया कोटा में मार्क्स ज्यादा जो बच्चे लाए रहते हैं उन लोगों को मिलता है, और स्टेट में थोड़ा सा लो भी चलता है, ठीक है। ये चीज तो है। अभी इसके लिए हम लोग हैं, आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड, क्योंकि अभी से ही शुरू हो जाता है, ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत लंबे समय तक ये चलता है, आपको समझ में नहीं आती है। आप सब चीज अच्छा किए, पूरे साल पढ़ाई किए या कई सालों से मेहनत करके आप नीट एग्जाम निकाल लिए, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट को जैसे आपके सारे जो मेहनत है पानी फिर जाता है। तो उसके लिए आप जो दिए हुए नंबर है उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी डाउट है, जो भी चीजें हैं, आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो ये काउंसलिंग की बात हो गई। जब आप एग्जाम दे देंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, तो आप कनेक्ट करेंगे तो आपको सारे डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से है कि ठीक है, आपने बता दिया एग्जाम, तो हम लोग क्या क्या करते हैं? हम लोग का जो काम होता है मेनली इसमें, ये आपको अच्छे से पूरा डॉक्यूमेंट रेडी कराना, ठीक है। आपके मार्क्स के अनुसार आपको कॉलेज सजेस्ट करना, आपके क्या क्या संभावना हो सकती है, गवर्नमेंट, प्राइवेट या
अदर क्या ऑप्शन हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आयुष कोर्सेज में क्या ऑप्शन हो सकते हैं सर, या ये भी होता है कि सर हमको एमबीबीएस में या बीएमएस में या अदर कोर्स में नहीं आना है, और क्या पैरामेडिकल हो सकता है, या नीट के अलावा भी कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं जो मार्क्स जो होता है, ठीक है। तो इन सभी सवालों का जितने आपके सवाल है ना, ठीक है, उसके लिए हम लोग आप कनेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जो जानकारी है बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि अगर आप नए हैं, पहली बार नीट के बारे में सोच रहे हैं, जान रहे हैं, आपके लिए अच्छा है। दूसरी बात यह है कि जो लोग जानते हैं उनको क्लियर हो गया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं, अभी तक नहीं भरे, फॉर्म भर दे, क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है। और बीपीटी और बीओटी जो करना चाहते हैं वो लोग भी इस साल फॉर्म भरे, क्योंकि एनसीएचपी जो है उन्होंने नया रूल लाया है, जिसकी वजह से आपको नीट एग्जाम देना होगा, उसी के माध्यम से आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो ठीक, बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।